हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। लिक्विडिटी ट्रेडिंग की इस सीरीज़ में अभी हम एंट्री मॉड्यूल पे डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने कुछ पीओआईज़ को समझा, जिससे कि हमने सीखा कि उन पीओआईज़ के थ्रू हम कैसे एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स की, या बैलेंस प्राइस रेंज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बीपीआर भी बोलते हैं। ये इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इससे एंट्री कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ पिछले 3 चैप्टर्स में हमने अच्छे से समझा है कि इक्विलिब्रियम लेवल से ट्रेडिंग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, सीआईएसडी या ऑर्डर ब्लॉक को हम चार्ट पे कैसे स्पॉट करते हैं, और साथ साथ हमने समझा कि कैसे हम ब्रेकर ब्लॉक से एक एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप इस लाइन चार्ट से या ग्राफिक से इजी समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट टू फॉर्मेशन ऑफ डीलिंग रेंज या रिवर्सल स्ट्रक्चर हम कहाँ पे कौन से पीओआईज़ को स्पॉट करते हैं। नंबर 1 पे हमने इंडिकेट किया है आपका इक्विलिब्रियम लेवल। अकॉर्डिंगली हमने रिवर्सल फॉर्म होने पे सीआईएसडी को भी स्पॉट किया है। उसके साथ साथ हमने ये भी समझाया कि प्राइस जब एक कंटिन्यूएशन ट्रेंड एस्टेब्लिश कर लेता है, आफ्टर सीआईएसडी जब प्राइस कंटिन्यूएशन ट्रेंड एस्टेब्लिश कर लेता है, सो हम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे स्पॉट करते हैं। लास्ट पीओआई जो हमने समझा है वो है ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारा कुछ आप प्रीवियस एपिसोड्स को रेफर करके सीख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एंट्री मॉड्यूल की सारी सीरीज़ को देखें। इसके साथ साथ लिक्विडिटी ट्रेडिंग की जो ये सीरीज़ चल रही है, इसमें फर्स्ट नंबर प्लेलिस्ट में हमने टेक्निकल एनालिसिस की कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिफाइन किया है। उसके बाद ही हम एंट्री मॉड्यूल पे आए हैं। ओके, सो चलिए हम बात करते हैं इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप की, कि इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा फेयर वैल्यू गैप है जो रिवर्स हो जाए, इन्वर्ट हो जाए या उल्टा हो जाए। ओके, इसको आप ब्रेकर ब्लॉक की तरह ही समझ सकते हैं। हमने ब्रेकर ब्लॉक को क्या समझा था, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है। सिमिलरली अगर कोई फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाता है, सो वो हमारा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। यानी कि एक फेयर वैल्यू गैप फेल्ड होने के बावजूद भी ट्रेडिंग के लिए पीओआई की तरह पे हम यूज़ कर सकते हैं। आइए इस लाइन चार्ट से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, आप देख रहे हैं डाउन ट्रेंड में था। क्यों? क्योंकि प्राइस ने प्रीवियस सेल साइड लिक्विडिटी को रन किया। टिल यहाँ तक के प्राइस एक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था, प्राइस ने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया। सो हमें ये कंफर्मेशन मिला कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में होने के साथ साथ प्राइस ने जब लिक्विडिटी को रन किया है, तो वहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप ऑफर किया था। सो अकॉर्डिंग टू फेयर वैल्यू गैप रूल, फेयर वैल्यू गैप का काम क्या है कि प्राइस को वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड अगेन उसे उसी डायरेक्शन में रिवर्स कर देता है। ओके, सो जब प्राइस यहाँ पे था तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पे रिवर्स होगा एंड वहाँ से प्राइस को फिर से कंटिन्यू कर देगा डाउन साइड में। लेकिन ड्यू टू सम प्राइस एक्शन, ड्यू टू हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी अट्रैक्शन, यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हो सकती है, उसकी वजह से प्राइस ने रिवर्स तो किया, लेकिन साथ साथ इस फेयर वैल्यू गैप को भी रन कर दिया। यानी कि इस फेयर वैल्यू गैप को भी के बियॉन्ड हमें क्लोजिंग दे दी। इसे कुछ टर्म पे हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप का डिस्प्लेसमेंट हो गया, या अपनी लैंग्वेज में लिक्विडिटी रन हो गया, फेयर वैल्यू गैप का लिक्विडिटी रन हो गया, या सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो ब्रेक हो गया। ओके, सो जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप हमारा ब्रेक हो जाता है, इस फेयर वैल्यू गैप को ही हम एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करने पर ये हमारा एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बनता है। ओके, सो ये एक डाउन डायरेक्शन का एग्जाम्पल था। अब डायरेक्शन को भी देख लेते हैं। अब डायरेक्शन में क्या है कि प्राइस एक अप डायरेक्शन में है। अप डायरेक्शन में क्या है, अप डायरेक्शन में एक सिंपल सा रूल आप याद रखिए कि अप डायरेक्शन का कंटिन्यूएशन पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि करंट प्राइस आपका प्रीवियस बाय साइड लिक्विडिटी को रन करते हुए चलेगा और नई सेल साइड लिक्विडिटी को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, सो जैसा हम देख पा रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक अप डायरेक्शन में मूवमेंट दिया, रिट्रेसमेंट दिया, उसके बाद वापस अप डायरेक्शन में एक मूवमेंट दिया, जिसके थ्रू प्राइस ने प्रीवियस स्विंग हाई या बाय साइड लिक्विडिटी को रन कर दिया। जब ये लिक्विडिटी रन हो गई, सो हमें ये कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस एक कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर में है, यानी कि और ऊपर जाना चाह रहा है। उसके साथ साथ प्राइस ने इस लिक्विडिटी के रन के बाद एक फेयर वैल्यू गैप ऑफर किया, जिसपे हमारा सिमिलर काइंड ऑफ एक एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस जब ऊपर था, सो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पे आएगा एंड उसके बाद प्राइस वापस से अपने सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू कर जाएगा। लेकिन ड्यू टू सम डिफरेंट प्राइस एक्शन, या आप कह सकते हैं कि अपोजिट साइड में हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी होने की वजह से प्राइस ने रिवर्स तो किया, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप ने प्राइस को डिफेंड नहीं किया। यानी कि ये फेयर वैल्यू गैप सिंपली रन हो गया। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप आप एक इजी तरीके से समझिए। जब कभी भी कोई पीओआई आपका
डिस्प्लेस हो जाता है या फेल हो जाता है, उसका रीज़न आपको ये देखना है कि क्या प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को तो नहीं पहुंच गया है। ओके, ये बड़ा सिंपल सा आसान रूल है। ओके, सो आप देख पा रहे हैं कि प्राइस प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप को रन करके नीचे आ जाता है। ठीक है, अब यही फेयर वैल्यू गैप जब नीचे आ गया, सॉरी ये प्राइस एक्शन जब नीचे आ गया, सो ये जो प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप था इसको ही हम एक्सटेंड करके एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की तरह यूज़ करेंगे। यानी कि प्राइस अगर वापस इस पर टैप करता है तो हम नीचे सेम डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, सो ये था एग्जाम्पल इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप थोड़ा एक लो फेवरेबल एंट्री पीओआई होता है। अब ये लो फेवरेबल क्यों है? इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को या आईएफवीजी को हम तभी ट्रेड में यूज़ में लाते हैं जब कभी मेरी डीलिंग रेंज में कोई दूसरा पीओआई ना हो। ठीक है, आप एक डीलिंग रेंज एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इस डीलिंग रेंज में ना आपको सीआईएसडी मिल रहा है, ना आपको ब्रेकर ब्लॉक मिल रहा है, ना आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है। ठीक है, सो उस केस में अगर आपको इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है सो आप इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड कर सकते हैं। लो प्रोबेबिलिटी इसलिए मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस डीलिंग रेंज बनाने से पहले ही इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पे टैप कर चुका होता है। सो उस केस में वापस आने के चांसेस इस पर कम होते हैं। लेकिन इन एनी केस अगर आपकी डीलिंग रेंज में कोई पीओआई आपको नहीं दिख रहा है, लिक्विडिटी अभी तक हंट नहीं हुई है, तो आप इजीली इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करके एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगेन एंट्री के रूल्स क्या होंगे वो हम आगे समझ लेंगे। ओके, आइए अब समझते हैं कि ये बैलेंस प्राइस रेंज क्या होता है या बीपीआर किसे बोलते हैं। बीपीआर भी सिमिलर काइंड ऑफ एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन इसमें इसकी थियरी बिट डिफरेंट होती है। बीपीआर एक ऐसा प्राइस रेंज होता है जहाँ पे प्राइस बैलेंस हो जाता है। अब ये बैलेंस कैसे हुआ इसको समझते हैं इजी तरीके से। 3 कैंडल्स के पैटर्न से एक मेरा फेयर वैल्यू गैप ऑफर हुआ था। ठीक है, जब प्राइस आपका यहाँ पे आया था तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि प्राइस वापस इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप पे आए और ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू हो जाए। ओके, इन रियलिटी प्राइस ड्यू टू प्राइस एक्शन प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को फेल कर दिया। थ्रू दिस कैंडल प्राइस ने बाहर क्लोजिंग दे दी, विच मीन्स कि ये मेरा बुलिश फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया। जब ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप मेरा फेल हुआ तो ऑब्वियसली हमारे पास मेरा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप तो था ही, लेकिन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पे आने से पहले ही प्राइस ने एक और कैंडल कंप्लीट कर दी और उसके कंप्लीशन पे हमने क्या देखा कि एक नया बेरिश फेयर वैल्यू गैप ऑफर हो गया। सो जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है और उसी इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से अलाइन होके या इनसाइड होके मुझे एक फेयर वैल्यू गैप अपोजिट साइड का मिल रहा है। यानी कि इसको ऐसे समझें, ये वाला फेयर वैल्यू गैप मेरा एक फेयर वैल्यू गैप इन ही से बोल सकते हैं, ये इन था, लेकिन जब प्राइस नीचे आया तो मुझे एक आउट फेयर वैल्यू गैप मिल गया। ये दोनों फेयर वैल्यू गैप को जब हमने अलाइन किया तो इनके कुछ सेक्शन एक दूसरे के इनसाइड हो रहे थे, को इनसाइड हो रहे थे। सो ये जो को इनसाइड होने वाली रेंज होती है इसको ही हम बीपीआर बोलते हैं, यानी बैलेंस प्राइस रेंज। बैलेंस प्राइस रेंज या बीपीआर को भी आप एंट्री की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से हम एंट्री प्लान करें, लेकिन प्राइस में स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखाते हुए एक नया फेयर वैल्यू गैप भी ऑफर कर दिया। अब उस नए फेयर वैल्यू गैप के प्राइस एक्शन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। उस केस में हम इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप एंड न्यू फेयर वैल्यू गैप को एक साथ अलाइन होते देखते हैं, तो हमें अपने बीपीआर रेंज को आइडेंटिफाई करना है। अगर बीपीआर हमें मिलता है तो हम उस बीपीआर रेंज से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बेसिकली बीपीआर हमें ये इंडिकेट करता है कि प्राइस अब वापस ऊपर के डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता। ओके, विच मीन्स कि प्राइस इस एग्जाम्पल के थ्रू हम बोल सकते हैं कि ऊपर या नीचे नहीं जाना चाहता, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको कॉन्फ्लुएंस देता है। बट अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप या बीपीआर का यूज़ तभी करें जहां पे आपको कोई डिफरेंट पीओआई नहीं मिले। ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जब कभी भी आपको आउट फेयर वैल्यू गैप मिलता है, यानी एक दूसरे डायरेक्शन में फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, तो वहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर मिलेगा, या तो ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा या सीआईएसडी मिलेगा। सो आपको प्रेफर करना है ऑर्डर ब्लॉक या सीआईएसडी को, ना कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। ओके, सो मैंने इसीलिए पहले ही से आपको अपडेट कर दिया कि ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप जो होता है थोड़ा सा लो फेवरेबल ट्रेड के लिए होता है। इसका यूज़ हम तभी करते हैं जब कभी भी हमारे पास कोई ट्रेडिंग रेंज में या डीलिंग रेंज में कोई पीओआई ना हो तब। ओके, आइए इसके रूल्स को भी कुछ समझ लेते हैं। इसका रूल हमारा सेम है जो भी हमने शुरू की प्लेलिस्ट से समझते आ रहे हैं। ट्रेडिंग रूल ऑलवेज हमारे फ्रैक्टल बेसिस होंगे। फ्रैक्टल में हमने क्या समझा कि फर्स्ट लेवल पे हमें किसी हायर टाइम फ्रेम से बायस आइडेंटिफाई करना है और उसके लोअर टाइम फ्रेम जो अलाइन टाइम फ्रेम है उसके थ्रू हमें स्ट्रक्चर कंफर्मेशन मिलने पे ही अपने ट्रेड का प्लान करना है, एंट्री का प्लान करना है। ये फ्रैक्टल एनालिसिस क्या होता है, आप
प्रीवियस एपिसोड्स को रेफर कर सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये फ्रैक्टल एनालिसिस हम कैसे करते हैं थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट टाइम फ्रेम। अकॉर्डिंगली वहाँ पे टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशंस भी दिए गए हैं जिन्हें आप रेफर कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। इन एनी केस अगर स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिल रहा है या आपका रिस्क ज़्यादा हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट, तो एक और टाइम फ्रेम स्विच करके आप एंट्री वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। एंट्री का रूल वही होगा, अगर हायर टाइम फ्रेम पे आपने बायस आइडेंटिफाई किया है सो लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर पे अगर आपकी एंट्री नहीं मिल रही है तो उस स्ट्रक्चर में अगेन किसी लिक्विडिटी को हम ढूंढेंगे अकॉर्डिंग टू पीडीआरए और वहाँ पे आके फिर से हम एक स्ट्रक्चर बनने का वेट करेंगे ऑन थर्ड टाइम फ्रेम। अकॉर्डिंगली अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम हमें मिल रहा है तो वी कैन गो अहेड फॉर ट्रेड। ओके, सो आप प्रीवियस वीडियो को रिफर करके इसे फिर से अच्छे से समझ सकते हैं। बीपीआर को ट्रेड करने के रूल्स क्या हैं, ये बड़े सिंपल से हैं। इनिशिएट एंट्री सब्जेक्ट टू नो अदर पीओआई, जैसे पहले मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू योर डीलिंग रेंज डायरेक्शन, अगर उसमें कोई भी प्रीमियम या डिस्काउंट एरे पे कोई भी पीओआई नहीं है सो अब हम प्रेफर करेंगे कि हम बीपीआर से ट्रेड करें। ठीक है, इनिशिएट एंट्री फ्रॉम अनमिटिगेटेड बीपीआर, डीपीआर और आईएफवीजी। अब ये अनमिटिगेटेड क्या है, देखिए कोई भी पीओआई अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी तरह का पीओआई अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो सीआईएसडी हो, चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो, चाहे वो ब्रेकर ब्लॉक हो, ये सारे पीओआईज सिर्फ वन टाइम यूजेस के होते हैं। यानी कि इसको सिर्फ आप सिंगल टैप पे ही यूज़ करेंगे। एक बार प्राइस इस पर टैप कर गया तो ये अनमिटिगेटेड कहलाता है, दोबारा हम इस पर एंट्री प्लान नहीं कर सकते। दूसरे एक बार में अगर प्राइस नीचे आता है तो ये इंडिकेट करेगा कि वो लेवल हमारा वीक हो गया है, इस केस में आपका प्राइस अपोजिट डायरेक्शन पे भी जा सकता है। सो यानी कि प्राइस हम एंट्री प्लान करेंगे बीपीआर से कब, जब वो अनमिटिगेटेड हो, उस पर कभी प्रीवियस प्राइस ना आया हो। अगर वो अनमिटिगेटेड है तो उसकी स्टार्ट बाउंड्रीज आप एंट्री लेंगे, अकॉर्डिंगली अपने 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को प्ले करेंगे। ओके, अब आते हैं स्टॉप लॉस पे। जब बीपीआर से आप एंट्री ले रहे हैं, नॉट ओनली फॉर बीपीआर या डीलिंग रेंज के किसी भी पीओआई से आप एंट्री ले रहे हैं और आप सेकंड टाइम फ्रेम पे हैं या स्ट्रक्चर पे हैं, सो ऑलवेज अपने स्टॉप लॉस को उस स्ट्रक्चर के लिक्विडिटी पूल पे रखें। लिक्विडिटी पूल क्या है, अपोजिट साइड की प्रोटेक्टेड लिक्विडिटी। एग्जाम्पल, आपका प्राइस एक डाउन डायरेक्शन में आ रहा था, प्राइस ने अप साइड की लिक्विडिटी भी ले ली, मेरी एक डीलिंग रेंज फॉर्म हो गई, ये मेरा एक डीलिंग रेंज है। अभी यहाँ पे मेरा एक सपोज बीपीआर है, ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी हो सकता है, सीआईएसडी है, यहाँ से हम एंट्री प्लान कर रहे हैं। सो इस केस में आपका प्रोटेक्टेड लो ये है। ये प्रोटेक्टेड लो क्यों है, क्योंकि इस प्राइस एक्शन ने ही फर्दर डिस्प्लेसमेंट किया है और इस प्राइस ने ही डाउन डायरेक्शन को स्टॉप किया है। सो आपको ऑलवेज स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है। ओके, कुछ लोग रेफर करते हैं कि आप अपने पीओआई की अपोजिट बाउंड्री पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसको फेवरेबल नहीं मानता। इसका सिंपल रूल ये है कि प्राइस ऑलवेज थ्रू आउट द टाइम चार्ट पे लिक्विडिटी हंट करता है। वो लिक्विडिटी या तो इंटरनल लिक्विडिटी होगी या एक्सटर्नल लिक्विडिटी। सो अगर आप यहाँ से एंट्री प्लान कर रहे हैं और प्राइस को अगर लिक्विडिटी हंट करना है तो वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करेगा, ना कि आपकी इंटरनल लिक्विडिटी को। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब कभी भी आप किसी पीओआई से एंट्री प्लान करें तो उस पीओआई के अपोजिट साइड में जो भी मेजर स्विंग लो है या हाई है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखें, विच इज़ क्वाइट सेफर। ओके, जैसे मैंने पहले बताया, फोर्थ रूल क्या है कि जब कभी भी आपको मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिले तभी आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा पीओआई मिल रहा है और वहाँ पे आपको आईएफवीजी या बीपीआर भी दिख रहा है, तो उस केस में आप ट्रेड सिर्फ और सिर्फ अदर पीओआई से ही करेंगे। यानी कि अगर आपके पास किसी डीलिंग रेंज में एक बीपीआर दिख रहा है या आईएफवीजी दिख रहा है और साथ ही साथ एक ऑर्डर ब्लॉक या सीआईएसडी भी नजर आ रहा है, तो आप ट्रेड प्रेफर करेंगे सीआईएसडी या ऑर्डर ब्लॉक अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन वहाँ से, ना कि आप ट्रेड लेंगे आईएफवीजी से। ओके, सो ये थे सिंपल रूल टू ट्रेड बीपीआर। चलिए अब एग्जाम्पल्स भी चलते हैं क्विकली और इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे हम बीपीआर की एंट्री प्लान कर सकते हैं। ओके, ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर प्राइस दो पीओआई के कॉम्बिनेशन से हमें मिल रहा है किसी डीलिंग रेंज में, फॉर एग्जाम्पल, क्लियर एग्जाम्पल, प्राइस डाउन डायरेक्शन से एक नई डीलिंग रेंज फॉर्म कर रहा है, इस डीलिंग रेंज में आपको यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम लेवल भी दिख रहा है, यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक आईएफईजी भी दिख रहा है। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको मल्टीपल कन्फ्लुएंस मिल रहे हैं किस जगह पे, ये आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देंगे कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जा सकता है फॉर योर प्रॉफिटेबल ट्रेड। ओके, सो ऑब्वियसली एंट्री तो आप पीओआई से लेंगे अगर पीओआई है, लेकिन एडिशनल कन्फ्लुएंस आपको क्या मिल रहा है कि उसी जगह पे मल्टीपल पीओआईज अगर हैं तो, और एक साथ अलाइन कर रहे हैं तो और बेटर या किलर कॉम्बिनेशन होता है। चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं और इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि आईएफईजी या इन्वर्जन एफईजी या बीपीआर से हम कैसे ट्रेड लेते हैं और साथ ही साथ कुछ कॉम्बिनेशन वाले ट्रेड्स को भी समझेंगे।
आइए फर्स्ट एग्जांपल से हम वीकली और डेली टाइम फ्रेम की कॉम्बिनेशन से एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड का प्लान करते हैं। ओके, यहाँ पे एक इंडियन स्टॉक है, हेंस हमने वीकली टाइम फ्रेम पे बायस ऑब्जर्व किया है और डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर कंफर्मेशन के बाद ट्रेड का प्लान करना है। ओके, जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा वीकली लेटेस्ट कैंडल है। लेटेस्ट वीकली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी को स्वीप किया, विच इंडिकेट्स के प्राइस नीचे जाना चाहता है। इसके साथ साथ इसी कैंडल ने प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी को भी स्वीप कर लिया है, यानी यहाँ पे हमें डबल कंफर्मेशन मिल रहा है कि प्राइस अपोजिट साइड की लिक्विडिटी पे जा सकता है। ओके, सो बायस हमारा एस्टेब्लिश हो गया है। अभी हम टाइम फ्रेम स्विच करेंगे और देखेंगे क्या छोटे टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे हमारा स्ट्रक्चर यानी रिवर्सल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर रिवर्सल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो जाता है तो हम फर्दर ट्रेड का प्लान करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये 20 जैन की वीक की कैंडल है जो कि 24 ऑफ जैन को कंप्लीट होगी। आइए डेली चार्ट पे 24 ऑफ जैन पे चलते हैं, देखते हैं कि प्राइस ने स्ट्रक्चर फॉर्म किया है कि नहीं। ये हमारे 24 ऑफ जैन की कैंडल है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस कैंडल के बनने के बाद हमें अपना स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर प्राइस को एक बाय साइड लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद प्राइस को एक सेल साइड की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करने के बाद हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। रियल चार्ट में हमें दिख रहा है कि प्राइस ने अभी बाय साइड लिक्विडिटी को ले ली है, लेकिन सेल साइड लिक्विडिटी को अभी अटेम्प्ट नहीं किया है। इन केस अगर प्राइस ने स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं किया है तो हमें प्राइस के स्ट्रक्चर बनने का वेट करना है। ओके, देखते हैं प्राइस ने कब स्ट्रक्चर कंफर्म किया। जैसा आप देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल ने ही प्राइस के स्ट्रक्चर को कंफर्म कर दिया। अभी प्राइस ने बाय साइड की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर लिया है और सेल साइड की लिक्विडिटी को भी अटेम्प्ट कर लिया है। सो अब हमें यहाँ पे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करना है। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कौन से फेयर वैल्यू गैप होते हैं? जो फेल्ड हो गए हो। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने जब लास्ट अपसाइड मूवमेंट दिया तो प्राइस ने इन 3 कैंडल से एक फेयर वैल्यू गैप ऑफर किया था जो कि फर्दर फेल्ड हो चुका है। ओके, सो यही फेयर वैल्यू गैप अभी हमारा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। अगर हमें इस पे एंट्री प्लान करना है, ट्रेड प्लान करना है, तो इसके फर्स्ट बाउंड्री से हमें एंट्री लेना होगा। अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर के लिक्विडिटी पूल पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हम 1:2 का रख सकते हैं इजीली, बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। क्यों स्ट्रॉन्ग हम इसको इसलिए कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने अपोजिट साइड में भी फेयर वैल्यू गैप ऑफर किया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक फेयर वैल्यू गैप इन था और दूसरे साथ साथ वहीं पे फेयर वैल्यू गैप आउट भी हो रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पे एक बीपीआर भी बन रहा है। ओके, अकॉर्डिंगली हमने ट्रेड प्लान किया है, देखते हैं प्राइस हमें एंट्री देता है और हमारा टारगेट डिलीवर करता है या नहीं। तो जैसा देख पा रहे हैं कि प्राइस ने अभी तक टैप नहीं किया और ये थर्ड कैंडल से प्राइस ने हमारी एंट्री ट्रिगर कर दी। उसके बाद प्राइस ने हमारे टारगेट की तरफ मूवमेंट स्टार्ट की। अकॉर्डिंगली कुछ मूवमेंट के बाद प्राइस ने इजीली टारगेट डिलीवर कर दिया। ओके, यहाँ पे नोटेबल पॉइंट ये है, जैसा कि हमने रूल समझा है कि हम बीपीआर को या इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को तभी ट्रेड करेंगे जब हमारी डीलिंग रेंज में कोई भी दूसरा पीओआई ना हो। इन रियल अगर आप देख पा रहे हैं कि जब प्राइस ने यहाँ पे एक रिवर्सल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया है तो प्राइस ने यहाँ पे एक सीआईएसडी भी फॉर्म किया है। सो विच मीन्स कि हम सीआईएसडी से एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, हमें इनवर्स फेयर वैल्यू गैप या बीपीआर पे जाने की जरूरत नहीं थी। बट सिंस इट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रेयर होती है, बहुत कम ही मिलती है, लेकिन अगर मिलती है तो हम इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से ही ट्रेड लेते हैं, सब्जेक्ट टू नो अदर पीओआई। ओके, चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं और देखते हैं। आइए इस एग्जाम्पल में हम वीकली एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम को कंबाइन करके एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से एंट्री का प्लान करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं ये एक मेरा फॉरेक्स का पेयर है। सो यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम पे एक बायस ऑब्जर्व करेंगे। अगर बायस ऑब्जर्व होता है तो हम अकॉर्डिंगली 4 आवर के स्ट्रक्चर कंफर्मेशन पे एक ट्रेड का प्लान करेंगे। तो यहाँ पे बायस हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बात किया है, जब कभी भी प्राइस किसी की लेवल की लिक्विडिटी पे होता है तो वो हमें एक हिंट देता है कि प्राइस अपोजिट डायरेक्शन की लिक्विडिटी तक रिट्रेस कर सकता है। ओके, सो ये हिंट हमारा करंट कैंडल टाइम फ्रेम के स्वीप या रन से भी मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें छोटे टाइम फ्रेम के रिवर्सल स्ट्रक्चर से भी बायस को कंफर्म किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जब प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन किया, सो अकॉर्डिंग टू रन कंडीशन फर्दर कैंडल को फॉलो अप कैंडल बनाना था, यानी ऊपर साइड पे जाना था। नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर न जाके वापस नीचे क्लोजिंग दी थी, हेंस हमारा फिर से रिट्रेसमेंट का बायस कंफर्म होता है कि प्राइस अभी ऊपर नहीं जाना चाहता बल्कि अपोजिट साइड की किसी लिक्विडिटी को ट्रैक कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे इस कैंडल के बनने के बाद हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे और स्विच करने पे ये चेक करेंगे कि क्या हमारे पास कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं। अगर रिवर्सल स्ट्रक्चर बनते हुए मिलता है तो अकॉर्डिंगली हम फर्दर स्टेप में ट्रेड का प्लान कर सकते हैं।
तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारी 11th मार्च की वीक की कैंडल है जो 15th ऑफ मार्च को कंप्लीट होती है। 15th ऑफ मार्च पे 4 आवर की लास्ट कैंडल को हम देखते हैं। ये हमारा 4 आवर का चार्ट है। ये 15th मार्च की लास्ट 4 आवर की कैंडल है। इसके कंप्लीशन पे हमें अपना एनालिसिस स्टार्ट करना है। लोअर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या प्राइस ने कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर फॉर्म किया है या नहीं। ओके, रिवर्सल स्ट्रक्चर के रूल क्या होते हैं, प्राइस को बाय साइड और सेल साइड दोनों की लिक्विडिटी लेनी पड़ती है, उसके बाद हमारा रिवर्सल स्ट्रक्चर कंफर्म होता है। सो यहाँ इस चार्ट में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट है। वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि जब प्राइस ने यहां से मूवमेंट दिया तो ये पहला स्विंग हाई बनाया, अकॉर्डिंगली प्राइस ने रिट्रेसमेंट दिया। इस मूवमेंट को हम रिट्रेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस रिट्रेसमेंट से इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी अटेम्प्ट हो गई है, दैट्स वाई इसे हम वैलिड रिट्रेसमेंट मान रहे हैं। उसके बाद फर्दर प्राइस ने इस स्विंग हाई को रन कर दिया, यानी कि ये एक अपसाइड का स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद जो भी स्विंग हाई बन रहे हैं वो वैलिड नहीं है। उसके रीजंस आप देख सकते हैं कि सॉरी स्विंग लो बन रहे हैं वो वैलिड नहीं है, क्योंकि प्राइस रिट्रेस तो कर रहा है लेकिन प्रीवियस लिक्विडिटी को कैंडल की अटेम्प्ट तक नहीं कर रहा है, और इवन ये सारी कैंडल्स जो है इनसाइड कैंडल्स बनती चली जा रही कंटिन्यूअसली। सो हेंस इस रिट्रेसमेंट के बाद यहां तक के मूवमेंट को हम सीधे वन साइडेड मूवमेंट कंसीडर करेंगे। अकॉर्डिंगली इस रिट्रेसमेंट पॉइंट को हम अपना एक सेल साइड लिक्विडिटी कंसीडर करेंगे। ओके, ये सेल साइड लिक्विडिटी एस्टेब्लिश होने के बाद हमें एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप ऑब्जर्व करना है, अकॉर्डिंगली हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। देखते हैं प्राइस ने क्या सेल साइड लिक्विडिटी को अटेम्प्ट किया है या नहीं अभी तक। जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने ग्रेजुअली नीचे साइड पे सेल साइड की लिक्विडिटी पे मूवमेंट स्टार्ट किया, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं इस कैंडल से अभी मेरी सेल साइड लिक्विडिटी रन नहीं हुई। विल ऑब्जर्व के बाहर प्राइस को क्लोजिंग मिल जाए। ओके, सो आप देख रहे हैं प्राइस कितना ज्यादा रिट्रेस कर रहा है, कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल मूवमेंट दे रहा है। अकॉर्डिंगली नेक्स्ट कैंडल से आप देख रहे हैं कि ये कैंडल ने सेल साइड लिक्विडिटी ले ली। सो इतने मूवमेंट के बाद प्राइस ने फाइनली मेरी ये डीलिंग रेंज एस्टेब्लिश की है। अब मेरी डीलिंग रेंज ये एस्टेब्लिश हो गई, सो अकॉर्डिंगली हमें अपने पीओआईज ऑब्जर्व करना है जहां से हम एंट्री प्लान करें। सो आप अगर इस डीलिंग रेंज को देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी डीलिंग रेंज है। अकॉर्डिंगली अगर मैं टारगेट से इसे कैलकुलेट करूंगा तो शायद ही मेरा 1:2 का टारगेट मिले। इन दिस केस हम ऑब्जर्व करेंगे अपनी किसी दूसरे पीओआई को या इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। सो जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने इस लिक्विडिटी को एक बार स्वीप करने के बाद यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर तक मूवमेंट दिया है। अकॉर्डिंगली उसके बाद प्राइस ने नीचे लिक्विडिटी रन किया है। सो ये एंटायर मूव को भी हम एक अपने ऑर्डर ब्लॉक की तरह कंसिडर कर सकते हैं। जब हमारा ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ऑल्दो ये ऑर्डर ब्लॉक ना हो कि इसको हम CISD बोल सकते हैं, ये हमारा CISD बन रहा है। इस CISD के इनसाइड में अगर आप देखेंगे तो एक मेरा ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। इन्वर्जन क्यों, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप इस मूवमेंट के बाद एस्टेब्लिश हुआ है इन्वर्जन, यानी ये मेरा प्रीवियस बुलिश फेयर वैल्यू गैप था जो फेल होने के बाद एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बनता है। इसके साथ साथ और भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसी के अंदर कोइंसाइड होके मेरे और भी इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप थी, लेकिन चूंकि ये मेरी CISD का फर्स्ट इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, सो अगर मुझे अपना ट्रेड प्लान करना है सो मैं इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्लान कर सकता हूं फॉर 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से। देखते हैं यहां से अगर हम एंट्री लेते हैं तो क्या मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है या नहीं मिलता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट मुझे सॉरी मैंने ये टूल गलत लगा दिया। मैं एक बार फिर से ये करेक्ट टूल अप्लाई करता हूं। यहाँ पे अगर हम टूल अप्लाई करते हैं तो ये मेरा एक स्टॉप लॉस हो गया अपोजिट बाउंड्री ऑफ CISD या मेरी मेजर लिक्विडिटी। अकॉर्डिंगली 1:2 तक हम अपने टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, रन थ्रू करके देखते हैं कि प्राइस ने मुझे एंट्री दी है या नहीं दी है, या मेरा टारगेट मिला है कि नहीं मिला है। ओके, सो जैसा आप देख पा रहे हैं कि रन थ्रू करने पे प्राइस ने काफी मूवमेंट के बाद इस कैंडल से मुझे यहाँ पे एंट्री मिली। ओके, रिट्रेसमेंट के बाद मुझे एंट्री मिली। एंट्री एग्जैक्ट मेरे फर्स्ट नंबर के इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से ही मिली। इसे कहने को आप CISD की एंट्री भी कह सकते हैं। जस्ट मुझे सिर्फ एग्जैक्ट पॉइंट दिखाना था, तो ये एंट्री आपकी कंसिडर की जाएगी इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से। जैसे ही प्राइस ने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री थी और उस प्राइस ने अकॉर्डिंगली एक ड्रास्टिकली मूवमेंट देके हमारे टारगेट को डिलीवर कर दिया। सो ये था एक और एग्जांपल इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से ट्रेडिंग का। मैंने बार बार रिपीट किया है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बहुत लो प्रोबेबिलिटी का POI होता है जिसको हम रेयरली ही यूज करते हैं। रेयरली का मतलब क्या है कि ये फेयर वैल्यू गैप्स हमें इस तरह के POIs बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि जब कभी भी आप किसी डीलिंग रेंज को ऑब्जर्व करेंगे तो उस डीलिंग रेंज में या तो आपको
क्लियर वन साइडेड फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, या ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, या CISD और बेकर ब्लॉक मिल जाएगा। ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि आपको ये चारों मेजर POI ना मिले। इन एनी केस अगर मेरे मेजर POI नहीं मिलते हैं या ऑलरेडी मिटिगेटेड हैं, तो उस केस में अगर कोई ओपन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप हमें दिखता है तो उसको हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ। सो आज के एपिसोड में हमने बहुत अच्छे से समझा है कि ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, PPR क्या होता है। होते ये वैसे लो प्रोबेबिलिटी के POIs हैं, लेकिन सिंस इस लिक्विडिटी के सीरीज में हमें एक एक माइक्रो और एक एक मैक्रो इंफॉर्मेशन को कंसिडर करना है, सो इसलिए इस एपिसोड में हमने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को कवर किया। नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ आपको मिलते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो पे कमेंट्स नहीं किया है, सो आप प्लीज अपने कमेंट्स को पोस्ट करें, क्योंकि ये कमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है फ्री मेंटरशिप की, जो कि वैलिड होती है 30 डेज के लिए। ओके, सो सब्जेक्ट टू 50 कमेंट्स, जैसे मैंने पिछले एपिसोड्स में भी बताया, सब्जेक्ट टू 50 कमेंट्स ऑन एनी वीडियो, मैं 5 शॉर्ट लिस्ट करूंगा, 5 मेंबर्स को शॉर्ट लिस्ट करूंगा जो कि एलिजिबल होंगे मेरे फ्री 30 डेज के मेंटरशिप कोर्स के लिए। सो अगर आप फ्री मेंटरशिप कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम फर्दर फ्री मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।